सबसे ज़्यादा परेशान सर थॉट तो बहुत आते थे। सबसे ज़्यादा परेशान किया कार्डोफ़ोबिया ने। और अभी सर बीच में मेरे थोड़ा-सा फ़ीवर वग़ैरह हो गया था, ये गला भी दर्द करने लगा था, तो उस वक़्त कैंसर के थॉट ने बहुत परेशान किया सर। हुँ, हुँ। और 1-2 बार रात में सर मेरा हैंड भी ऐसा सुन्न हो जाता है बिल्कुल, तो उस बार सर ये पैरालाइज़ वाले थॉट थॉट बहुत आए सर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान किया है सर, एक तो कार्डोफ़ोबिया ने और एक फैमिली को लेकर कि उनको कुछ ना हो जाए। ये 2 थॉट ने तो सर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी सर। बॉडी सिम्पटम्स के बारे में बताइए, बॉडी सिम्पटम क्या-क्या थे आपके अंदर? बॉडी सिम्पटम सर सबसे पहला जो सिम्पटम हुआ वो तो सर चेस्ट पेन, साँस लेने में दिक्कत और सर आँखों के सामने अंधेरा आना, चक्कर आना। और सर पहले सर अब से 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि यहाँ पर जो मॉल होते हैं ना, वो मॉल ज़्यादातर सब जगह पैक होते हैं, चारों तरफ से। तो उसके अंदर घुसते ही सर साँस लेने में दिक्कत होने लगती थी। घुसते ही उसके अंदर, घुसने से पहले ही थॉट आने लगता है, यानी कि माइंड में आ जाता है कि अंदर घुसोगे तो साँस लेने में दिक्कत होगी। अब से 2 साल पहले ये प्रॉब्लम थी मुझे। यानी कि सबसे पहली प्रॉब्लम जो शुरू हुई थी वो साँस लेने से ही शुरू हुई थी। उसके बाद सर चेस्ट पेन होने लगा, पेट भी बहुत ज़्यादा खराब रहता था और सर बर्पिंग तो बहुत ही होती थी सर, बहुत ज़्यादा बर्पिंग होती थी। यानी कि ओके। बस पूछिए मत, उस वक़्त भी कैंसर के थॉट ने बहुत परेशान किया था। सर बैक पेन होता था और सर में भी दर्द रहता था और बुखार भी आता था और बाहर जाने से डर लगने लगा, थॉट आने लगा बाहर जाओगे तो गिर जाओगे, कार में जाने से डर लगने लगा और यहाँ तक कि सर मुझे अपने घर पे फ़ोन करने में भी डर लगने लगा। हुँ, आपने खुद राइट। और को मतलब कैसे फ़ोन मैनेज करने किया तक जब जी, जी, जी। जी। नहीं, मैंने ज सर से काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग लेने से पता चला ना कि चीज़ें कैसे राइट, आपको राइट। मैनेज तो करनी है तो तब और तक किस आप तरीके से ये सारे आपको सिम्पटम्स को सफ़र करते रहे जी, 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 जी। और जो उस आपने वक़्त कहा कि गिर उस वक़्त मैनेज किया ये सोच करके कि यहाँ सऊदी में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ ये वैसी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, इसकी वज़ह से मुझे दिक्कत हो रही है। राइट, राइट, राइट। और जो आपने जी। कहा कि आपको ये भी एक डाउट बना रहता था कहीं गिर जाएँगे, तो क्या आपको जो बैलेंसिंग का जो एक डाउट हो जाता है एंग्ज़ायटी के सिम्पटम में, वो भी हुआ था? चलते वक़्त जी, ऐसा जी, फ़ील जी, होना जी, कि जी। गिर जाएँगे। राइट, 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 राइट। जी, 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 तो जी। मतलब चलते वक़्त ऐसा लगता था पैरों में जैसे कि बहुत ज़्यादा बोझ होता है, बहुत ज़्यादा वज़न है, इस तरीके से। राइट, 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 राइट। सो बॉडी सिम्पटम्स में आपको चेस्ट पेन, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, फिर ऑफ बैलेंस और हेडेक शायद आपने कहा ना? यस, डिज़ीनेस। यस, यस। यस, इसके अलावा कोई सिम्पटम आपने फ़ील किया हो? वो बंद जगह का डर, राइट, राइट, राइट। अंधेरे में रहने का डर। पहले मैं लाइट खोल करके सोता था, अब लाइट बंद करके सोता हूँ, फ़र्क इतना है। जी, जी, जी। सो ज़्यादातर फ़ियर ओरिएंटेड ज़्यादा था आपका सिनेरियो। जी, जी, जी। जी। ये डर तो मुझे लग रहा है कि लगभग 4-5 साल से था, लेकिन एंग्ज़ायटी जो ट्रिगर हुई है, वो अभी 2 साल से हुई है। जी, जी, जी। पहले भी मैं सो लाइट खोल के सोता था, लेकिन जब चीज़ें पता चली, सर ने बताया कि आपको ये चीज़ है, ये आप सोच रहे हैं इसकी वजह से। सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, अब मैं इसमें तो एक्सप्लेन नहीं कर जी, सकता हूँ। जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं, तो उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल होने लगी, सब हुँ, चीज़ हुँ, सही हुँ। होती गई और अब तो ख़ैर कोई दिक्कत नहीं है सो और कितने अभी भी वक़्त मैं अपने डिप्रेशन ऊपर काम कर रहा हूँ। जी, जी? कितने वक़्त से आप डिप्रेशन भी पंकज सर से जुड़े हुए हैं? यस मैम? अ, कितने टाइम से आप पंकज सर के साथ कनेक्टेड है फॉर ट्रीटिंग योर एंग्ज़ायटी? ऑलमोस्ट मुमकिन 5 मंथ। ओके, सो 5 मंथ्स में आपने इम्प्रूवमेंट देखा खुद में।
जी 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 नहीं, जी। इम्प्रूवमेंट तो मुझे 2 मंथ में ही आ गया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर धीरे धीरे राइट। आगे काम करता गया तो अब ऑलमोस्ट ठीक हूँ मैं, और अपने ऊपर अभी भी काम आप कर रहा हूँ। जी। बस जी। एक ही बताइए कि डिप्रेशन भी आपको हुआ, मतलब इसका इम्पैक्ट आपके मूड पे पड़ा, आपके बिहेवियर पे पड़ा, कि मूड स्विंग किसी से बात करने का मन नहीं करना, कहीं जाने का मन नहीं करना, अब ऐसा लगना कि अब जॉब छोड़ देनी चाहिए, अब वापस इंडिया को रिटर्न कर लेना चाहिए, कुछ नहीं है लाइफ में, ऐसा भी कोई फील हुआ है आपको? क्योंकि जब कोई एंग्जाइटी में होता है उसका माइल्ड सा एक डिप्रेशन भी रहता है, ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा रहता है, हाँ वो अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसके मूड पर, उसके बिहेवियर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अनकॉन्शियसली, तो उसके बारे में बताइए कि आपको कोई डिप्रेशन के भी सिम्टम्स रहे हैं क्या, थोड़े बहुत डिप्रेस फील करना, किसी से बात ना करना? यस सर, ये तो रहा है। मूड स्विंग भी बहुत होता था, और 70% एंजाइटी तो मेरी जॉब ने ही है बढ़ाई है सर। 70% एंजाइटी मुझे जॉब ने ही बढ़ाई है। अगर मैं यहाँ ना रह करके इंडिया में रहता तो और भी जल्दी चीजें ठीक होती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आपको कैद रहना है। यहाँ हमारी कोई छुट्टी होती नहीं है, आप जॉब करते हैं, रूम पे चले जाते हैं, रूम से आते हैं, जॉब पे आ जाते हैं, और 12 घंटे ड्यूटी होती है। और जिस वक्त एंजाइटी हुई उस वक्त में इतना घबरा गया कि यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, न माँ न बाप न बहन न भाई न दोस्त न यार। कुछ हो भी जाता है तो आपको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वहां पे आपको देखने वाला कौन है। इस चीज ने सर बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ाई है। और एंजाइटी मुझे थी, मैं घर पे बिल्कुल ठीक था, चेस्ट पेन था, लेकिन ऐसी घबराहट नहीं थी क्योंकि वहां सब लोग थे। जैसे ही मैं एरोप्लेन से उतरा हूँ सऊदी में, मेरी एंजाइटी ऐसी ट्रिगर हुई ना सर कि बस पूछिए नहीं। राइट। जैसे आपने बोला ये हुआ सर यहाँ पर। कि इनसिक्योरिटी रहती है मन में, कहीं ना कहीं कि फैमिली कोई आपका जो करीबी है वो आपके साथ होना चाहिए, वो नहीं है एक तरीके से, तो आप इनसिक्योर फील करते हो। और अगर हम उसके अलग पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, अगर आप घर पे होते हो, जहाँ दैट मीन यू फील सिक्योर, और जहाँ पर आप सिक्योर फील करते हो वहां पर आप चिंता नहीं करते हो, जहाँ पर आप चिंता नहीं करोगे ऑब्वियस सी बात है आपको वहाँ पर एंग्जाइटी नहीं होगी। और जैसे आपने बोला कि जैसे ये लैंड किया आपने, क्या कहते हैं, सऊदी अरबिया में, तो वहां पर आपकी एंग्जाइटी बढ़ गई, राइट? ठीक है। जी सर। ठीक है, अब आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यू थे, जैसे आपके पेट खराब रहता था, गैस्ट्रिक बनता था कुछ, पेट में गैस्ट्रिक इशू होते थे बहुत ज्यादा, गैस्ट्रिक बनना? सर मेरा मेरा हाँ। स्टोमक सर, जब से मैंने होश संभाला है जब से ही खराब रहता था। राइट। जब से मैंने स्टमक होश को लेकर संभाला को है जब क्या, से ही स्टमक को स्टोमक लेकर खराब है कैसे होते थे आपको? हाँ, उसमें क्या होता था आपको? कोई सर। क्रैम्प्स भी होते थे, दर्द भी होता था, मरोड़े भी उठते थे, इसके अलावा कुछ क्या होता था बताओ? दर्द तो नहीं होता था सर, थोड़ी बहुत गैस्ट्रिक होती थी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन बना रहता था सर। हम्म। क्योंकि राइट। हम लोग है ना, मसला एक ये भी था कि जब मैं इंडिया में था तो हमारे फादर की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कैंटीन थी। हम्म। एएमयू है ना, एएमयू के अंदर कैंटीन थी, हम्म। और वहां पे सर सब वही चीज, तली हुई चीजें होती हैं, ये पूरी सब्जी गुजिया उजिया ये सारी चीजें, समोसे, तो यही चीज हम लोग खाते थे। तो हो सकता है सर उसका असर पड़ा हो। डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आपको 30 से 35 सिम्टम्स थे, और सभी को आप एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हो सकता है कि आप उसको एक तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहे अपने सिम्टम्स को, और क्या सिम्टम्स है आपकी सर बॉडी के मैंने बाकी चेस्ट। कॉपी पर लिख कर हाँ। रखे हुए हैं सब। हाँ, तो एक कॉपी पड़ी क्या आपके पास अभी? नहीं पड़ी है तो कोई नहीं अभी प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी सिम्टम्स थे आपके, आपने मेन में बता रखे हैं, कार्डोफोबिया बहुत ज्यादा था चीजों को लेकर। तो अगर हम बात करते हैं यस। कार्डोफोबिया को लेकर, तो हमारे अंदर थॉट की जो फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत फ्रिक्वेंट तरीके से थॉट्स हमारे अंदर आते हैं कार्डोफोबिया में, राइट? और तो वो टाइम बताइए जब हमारे अंदर बहुत रैपिडली थॉट चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, ये साइकोसोमेटिक सिम्टम्स आते हैं। तो आप ये बताइए कि जो थॉट की फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा हाई रहती है हमारे अंदर, क्योंकि उसे हम बोलते हैं ऑब्सेशन बोलते हैं। वो थॉट भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है आपके अंदर। जब उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज होती है तो उसका असर आपकी बॉडी में पड़ता है, राइट? यानी कि चेस्ट पेन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, बैक पेन, हैंड पेन, लेफ्ट जॉइंट पेन एक तरीके से,
अच्छा एपेटाइट कम होना, अच्छा आपका वजन भी कम हुआ था पहले, और इसके अलावा मूड स्विंग होना या स्लिप में प्रॉब्लम होना, स्लिप ढंग से ना आ पाना, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ स्टार्ट हुई। तो ये थॉट आपके अंदर, एक एंग्जाइटी वाले पर्सन के अंदर थॉट कितने रैपिडली चलते हैं उस टाइम पे, और उस टाइम पे जब हमारे ना फियर आता है, फियर जनरेट होता है, तो एक्चुअल में हमको ऐसा लगता है कि वो चीज हमको हार्ट अटैक आ ही जाएगा, हमें कार्डियक अरेस्ट आ ही जाएगा। किसी भी पर्सन के अंदर किसी भी टाइप का फियर बैठा है, जब उसको पैनिक अटैक आता है तो उसको यही लगता है कि उसके साथ वो चीज हो ही जाएगी एक्चुअल में, जबकि एक न्यूरोटिक प्रॉब्लम होती है, केवल आपके थॉट से जनरेट की हुई प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके बारे में कुछ बताइए, ये जो थॉट की जो फ्रिक्वेंसी जब तेज होती है उस टाइम पे कैसा फील होता है? सर अब तो खैर इतने रैपिडली थॉट नहीं आते हैं, लेकिन जब पहले रैपिडली थॉट आते थे, कोई भी चीज परेशान करती थी, तो मैं क्या करता था कि आपकी कोई भी एक वीडियो निकालता था तो वो देखने लगता था। तो क्या होता था कि एंजाइटी कम होने लगती थी सर। ये चीज मैंने नोटिस की है कि कभी भी एंजाइटी ट्रिगर होती है तो मैं आपकी वीडियो निकालता था और वो देखने लगता था, तो उससे राइट, एंजाइटी कम होने मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये कि यहाँ पर जब हमारे थॉट्स आते हैं, बहुत रैपिडली थॉट चलते हैं, फ्रिक्वेंट ये थॉट चलते हैं, उस समय एक एंग्जाइटी वाले पर्सन को क्या फील होता है अपने अंदर? आपको क्या फील होता है उस टाइम पे? अगर अगर सर आपको उस लगता है टाइम कि तो मेरे यही को कार्डियस ना आ जाए, हाँ क्या होता है आपको? बताइए इसके बारे में, वो एक्सपीरियंस उस शेयर कीजिए। टाइम तो यही फील होता है, बस ये आखिरी दिन है या आखिरी घंटा है बस लाइफ का। उस टाइम तो यही फील होता है, और कुछ भी फील हो सर, सारे थॉट निकल जाते हैं माइंड से। जब ये कार्डोफोबिया वाला थॉट माइंड में आता है ना, तो घर वाले, फैमिली, हर चीज माइंड से निकल जाती है। फिर अपने आप को भी नहीं पता होता कि आप कौन है। बस एक ही चीज चल रही हम्म। होती है कि आपके पास ये लास्ट टाइम है और बस आपको कुछ ना कुछ अभी हो जाएगा। अच्छा सर आपने कहा कि मौत तो आपने, सर, राइट राइट, आपने कहा कि आपने टेस्ट कराए थे अपने ईसीजी को, और मेडिसिन कितने लंबे टाइम तक खाई आपने? 3 मंथ तक खाई थी, ऐसा कुछ कंज्यूम की थी आपने मेडिसिन? मेडिसिन असल में मैंने पहले टेस्ट कराया था ना, तो उन्होंने कोई स्टमक से रिलेटिव टैबलेट दी थी। तो वो लगभग मैंने 2 महीने करीब खाई, फिर मैंने छोड़ दी। तो उसके बाद मैंने इको वगैरह कराया, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो फिर मैंने टैबलेट वगैरह नहीं खाई किसी भी चीज की। राइट राइट, ठीक है। क्योंकि उस वक्त मेरी आपसे बात हो चुकी थी और आपने क्लियर कर दिया था, तो टैबलेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी रिकवरी जर्नी की बात करते हैं, ठीक है। हम पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम जब एंजाइटी की बात करते हैं, एंजाइटी से रिकवरी की बात करते हैं, तो पहली चीज इसमें जो रोल प्ले करती है वो है सबसे बड़ी चीज, कॉग्निटिव एरर जो होता है हमारे अंदर, ये डिस्टॉर्शन होता है। आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी चीजों को लेकर, या आपको बिलीव बना होता है, हालांकि वो बिलीव स्ट्रांग हो रहा था, आपने उसको ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने दिया, आपने उसको एक तरीके टाइमली तरीके से कट कर दिया, विद द हेल्प ऑफ जो भी आपने लर्निंग करी है। लर्निंग सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं, और क्लासेस में जो भी चीजें आपने सीखी है उसको हम ब्रीफली तो एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और हम ये यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो भी चीजें आपने लर्न की है, तो आप लर्निंग को कितना बड़ा टूल मानते हैं इस चीज से बाहर आने का? क्योंकि जब तक आपका ब्रेन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ब्रेन मतलब अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक तरीके से आपका हार्डवेयर है, राइट? तो आप कितना मानते हैं, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप की सही लर्निंग का होना, कि जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि एंग्जाइटी है क्या, तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पहली चीज। सेकेंड थिंग इज कि अगर जहां पर आप सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सिम्टम के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है जो साइकोलॉजिकल कॉज है, और साइकोलॉजिकल कॉज के लिए आपने जब जो भी क्लास ले रखी है या ली थी पहले, तो उसका कितना बड़ा रोल था आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने में, जो गलत अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बनी हुई थी चीजों को लेकर, जिसे जनरली हम बोलते हैं कॉग्निशन बोलते हैं, थॉट प्रोसेस बोलते हैं, तो उसका कितना बड़ा रोल रहा है? सर सही लर्निंग का होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि पहले तो चीजें पता नहीं थी, एंजाइटी के बारे में ही नहीं पता था क्या एंजाइटी होती क्या चीज है। अब मैंने आपको बताया ना कि मैंने जब से होश संभाला है, जब से ही मुझे स्टमक की प्रॉब्लम थी। अगर मुझे शायद पहले पता होता कि ये चीज हो सकता है एंजाइटी की वजह से है, तो शायद ये स्टमक की भी प्रॉब्लम नहीं होती। और इतने पैसे भी बर्बाद किए, इतने सारे चेकअप कराए। अगर पहले पता होता कि ये ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, या पता होता कि ऐसे-ऐसे फलाँ सर हैं, पंकज सर हैं, वो इस चीज़ का इलाज करते हैं, उनसे काउंसलिंग लोगे तो ये चीज़ सही हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली आपके पास पहुँचते, इधर-विधर ना भाग के। क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों को जब ही पता चलती हैं, जब वो इस चीज़ में आ जाते हैं। तो लर्निंग तो सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने आपका चैनल देखा और उसमें लोगों को ठीक होते हुए देखा, लोगों को लर्निंग करते हुए देखा, तो फिर मैंने आपको कॉल करी। और सर, अगर मैं लर्निंग नहीं करता और आपसे काउंसलिंग नहीं लेता, तो पहले तो हाल ये था कि जैसे ही माइंड में कोई थॉट आता था, तो एकदम घबराहट होती थी, एकदम भागने लगते थे। अब माइंड में कोई थॉट भी आ जाता है, हम तो सेफली बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। थॉट चलते रहते हैं सर, लेकिन सेफली बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। ये लर्निंग की वजह से ही है ना सर। तो लर्निंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, और सही लर्निंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं कि आपको बस इस चीज़ से थोड़ा बहुत वो करके निकालने की कोशिश करते हैं कि आप 3 दिन की क्लास करें तो निकल जाएँगे, या 1 हफ्ते की क्लास करें तो निकल जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि मुझे भी इससे निकलने में लगभग 4 से 5 महीने लगे हैं, और लोग उसे 10 दिन में निकालने की कोशिश करते हैं कि 10 दिन में निकल जाए। सर, कैसे निकल जाएगा मुझे पता ही नहीं है, या तो वो सही लर्निंग नहीं है, क्योंकि इसमें सही लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी। तो जी आपने सर ने जो क्लासेस में आपको गाइड किया उसमें ज्यादातर सीबीटी सर अंडरस्टैंड करवाते हैं हमें, फिर मेडिटेशंस का भी एक रहता है, फिर माइंडफुलनेस। तो उसमें से कौन सी चीज आपको ज्यादा इफेक्टिव लगी आपके रिकवरी जर्नी में, और आपका शेड्यूल कैसा रहता था व्हेन यू आर ट्राइंग टू हील योरसेल्फ? शेड्यूल तो मैं सर मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ जाता हूँ, और हम लोग सबसे पहले 4:30 बजे उठ के नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद लगभग मैं 15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, और डीप ब्रीथिंग करता हूँ, और फिर नाश्ता-वाश्ता करके मैं जॉब पर आ जाता हूँ। फिर यहाँ भी मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों की 5 वक़्त की नमाज़ होती है। नमाज़ के बाद में लगभग 5 से 10 मिनट हमेशा मेडिटेशन करता था। यानी कि दिन में 5 बार मैं मेडिटेशन करता था। जी। और जॉब हम लोगों की 12 घंटे रहती है, लेकिन जॉब पर आने के बाद भी हम लोगों के पास टाइम होता है, तो डीप ब्रीथिंग वगैरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जी। मैं करता था। और रात को 8 बजे तक ड्यूटी रहती है, तो उसके बाद रात में असल में मैं कुछ भी नहीं करता था, बस रूम पे गया, खाना खाया और सो गया, बस ये रोटेशन रहता। राइट, राइट, राइट। ओके। ठीक है। अम, जैसे आपने बताया कि हाँ, लर्निंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरी बात ये है कि एंग्जायटी में कई बार ऐसा होता है कि हम भूलते हैं कई चीज़ों को बार-बार। हमने एक कोई चीज़ करी, तो हमको लगता है कि हमने वो चीज़ करी या नहीं की, तो उसको बार-बार रिपीट करते हैं, बहुत सी बार रिपीट करते हैं। तो ये हमारा रेपिटेशन वाला पैटर्न क्यों बनता है? पहली बात तो हम चीज़ों को अटेंटिव, कोई भी हम काम कर रहे हैं, हम एक तरीके से अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी आपकी कोई कंडीशनिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम रिस्पॉन्स देके एक तरीके से चेंज करते हैं, ताकि हमारा फ़ियर कम हो, ताकि ब्रेन जो बॉडी को सिग्नल भेज रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिलीज़ हो रहा है, तो वो कम से कम रिलीज़ हो आपके अंदर। और जब फ़ियर में हमारे अंदर कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, तो आप एक एक थॉट को अपनी बॉडी के लेवल पे फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। उस इमोशंस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस बोलते हैं। इमोशंस अल्टीमेटली हमारे केमिकल्स होते हैं। आप अब इसको हम ऐसा समझते हैं कि अगर अगर आप कहीं पर सपोज़ आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो फिर उस कंपनी के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, और वहाँ पर 50 लोगों की गैदरिंग थी, उन्होंने आपको अच्छा एप्रिशिएट किया,
तो उस एप्रिसिएशन से आपके अंदर डोपामाइन रिलीज हो गया एक तरीके से। तो उसका जो इफेक्ट है एक तरीके से बाहरी चीज का जो इम्पैक्ट पड़ा आपके बॉडी पे पड़ा, तो आपने उसको फील करना स्टार्ट कर दिया। और तो जब हमको डोपामाइन नहीं मिलेगा, हमको एंडोर्फिन नहीं मिलेगा, और फिर हमको कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स हमारे अंदर सिक्रेट हो रहा है बार बार, तो हमारे अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो ही जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है जो सोचने वाली ये है कि हमको अपनी रेस्पॉन्स को बार बार चेंज करना होता है। हम किसी भी सिचुएशन पे, अब सिचुएशन इसमें होता क्या है, ये कोई सिचुएशन बाद में घटती है वो अलग बात है, लेकिन एक सिचुएशन को एंग्जाइटी वाला पर्सन या एक पैसिमिस्टिक जो पर्सन होता है एक तरीके से, जो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव, उसके वो एक्चुअल में कुछ सिचुएशन घटती नहीं है, लेकिन उसके मन में पहले घट जाएगी सिचुएशन, अरे ऐसा नहीं ऐसा होगा, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में पड़ेगा पड़ेगा, या आपको आप उसको माइंड सेट बोल लीजिए, या आप उसको अपना पर्सपेक्टिव बोल लीजिए। तो जैसे आपने बोला कि हाँ, ये मुझे घर वालों की बहुत चिंता होती थी। एक बार आपने बताया था कि आपकी मदर की तबीयत खराब थी, उनका बीपी फ्रैक्चर्ड हो गया था, तो आपके अंदर डर आ गया चीज़ों को लेकर। ऑब्वियस सी बात है, हम चिंता करना ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अब जब ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर हेल्थ में पड़ेगा, आपकी एंग्ज़ायटी में पड़ेगा, आपको डिप्रेशन लगता है चीज़ों को लेकर, ज़रूरत से चिंता करते हैं आप। तो ठीक है, आपकी इमोशनल स्टेट कैसे चेंज हुई? ओवैस आपने आपने कहा कि हाँ, कई लोग इस पे काम नहीं करते हैं। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है, वो खुद को अंडरस्टैंड नहीं करते, अपने थॉट प्रोसेस को नहीं समझते हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है, हमारे अंदर कोई भी विचार अगर आ रहा है चीज़ों को लेकर, हम उसको एनालाइज़ कर रहे हैं, हम उसको करेक्शन नहीं दे रहे। सीबीटी क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट करेक्शन, करेक्ट योर थॉट पैटर्न, राइट? इसको हम कॉग्निशन बोलते हैं। और हाउ टू चेंज आवर बिहेवियर, उसको वो कैसे चेंज हो रहा है, और हमारे कैसे अंदर हमारी फीलिंग पे इम्पैक्ट डाल रहा है, फीलिंग कैसे हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट डाल रही है। इसके अलावा आरईबीटी होता है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पे अपनी बिलीफ को चेंज करते हैं। लेकिन सारी की सारी चीज़ों का जो अगर नट्स में बात करें, ये आपके केवल बिलीफ है। द फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, तो हमने अपने आप को लिमिट कर रखा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड माइंडसेट बोलते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि जो इमोशनल स्टेट आपकी पहले थी, वो कैसे चेंज हुई, सीबीटी कितना बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, हर एक चीज का क्या रोल रहता है, तो आप इस रिकवरी जर्नी से कैसे कैसे बाहर आते हैं? सर, सबसे पहली चीज़ तो वहाँ से क्लियर हुई कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के आपका जो डर है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बैठा हुआ है, वो सिर्फ़ एक काल्पनिक है और वो सिर्फ़ आपको डराता है और करता कुछ नहीं है। उसके बाद गट की प्रॉब्लम हुई, बॉडी के सिम्पटम आए, वो वहाँ से क्लियर हुए, माइंड और बॉडी के कनेक्शन से वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और जो मेरे थॉट जो बने हुए थे नेगेटिव थॉट, वो मैंने सीबीटी के थ्रू क्लियर करे और उनको पॉजिटिव वे में लेके गया। और सर मैं एक चीज़ करता था कि मैं अपने थॉटों से बात किया करता, जब बाद में मुझे पता चल गया ये सिर्फ थॉट है ना, तो मैं अपने थॉटों से बात करने लगा था। कोई भी थॉट आ रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है और ये मैं सोच रहा हूँ इस वैसे, यानी कि मैं उससे बात करने लगा था अपने आप। तो वो चीज़ भी वहाँ से ठीक होने लगी थी, क्योंकि आपने बताया था ना कि ये बस थॉट हैं और आप इसको नेगेटिव थॉट हैं और पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। तो सीबीटी भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और सर न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में आपने बताया, वहाँ से चीज़ें क्लियर हुई कि कैसे आपके न्यूरॉन्स फायर होते हैं और कैसे आपके नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, कैसे इन चीज़ों को तोड़ना है और कैसे न्यू पैटर्न बनाने हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हुई। तो सर ये सब लर्निंग करी तभी पता चला ना सर। सेल्फ टॉक इज द पार्ट ऑफ थेरेपी, राइट? हम कुछ भी अगर करें, वो थेरेपी का ही पार्ट है। अगर हम अपने को समझाते हैं या डीप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्योंकि सीबीटी सीबीटी का मतलब केवल ऐसा नहीं होता है कि आप केवल विचार पे काम कर रहे हैं। सीबीटी इज ऑल अबाउट कि आप कैसे उसको एनालाइज कर रहे हैं। जब तक चीज को एनालाइज नहीं करेंगे, तो आप ये पता नहीं लगा पाएंगे आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो कई लोग ऊपर ही ऊपर सीबीटी देते हैं। सीबीटी में आप 2 घंटे लगाइए, 3 घंटे लगाइए, लेकिन सही तरीके से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, मतलब मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ।
क्योंकि एक है आपका बिलीफ है, राइट? एक चीज आपकी अजम्पशन पे बेस्ड है जो आपका बिलीफ है, एक है आपका एक चीज आपकी रैशनैलिटी पे बेस्ड है, राइट? सो इस क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या बिलीफ सच होता है, या सच वो होता है जिसके पीछे कोई रीजन होता है, राइट? एक तरफ आपकी रिपोर्ट्स हैं, वो एक तरीके से फैक्ट पे बेस्ड है, एक तरफ का बिलीफ है कि चेस्ट पेन होने की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, राइट? तो वो जो स्टेटमेंट अजम्पशन की क्लास थी उसने आपका, आई होप कि वो सर डाउट वहाँ जरूर क्लियर किया होगा। हाँ, वहीं से तो एंजाइटी डाउन हो गई थी सर। हाँ, सर ये हाँ, बिलीव है ना, राइट, बिलीव नहीं तो सारी मट्टी खराब कर दी हाँ, सर। राइट, राइट, बिलीव ने राइट, राइट, सब क्योंकि जब बेकार कर दिया। जब आपने अजम्पशन वाली क्लास को अंडरस्टैंड किया, तो आपको ऑटोमेटिक पता लगा कि हाँ, ये तो मैं केवल नेगेटिव सोच रहा हूँ, इसका कोई रीजन है ही नहीं। पूछ रहा हूँ। तो वहां पर आपके माइंड को एक तरीके से आंसर मिल गया, मतलब लॉजिकल माइंड ने आपके इमोशनल माइंड को या आपके एनालिटिक लेवल को या आपने जो आपकी इंटरप्रिटेशन होती है उसको आपने चेंज किया। तो इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। अब मैं एक क्वेश्चन लेकर रिलेट करता हूँ। देखिए, अभी गुजरात के अंदर क्या हुआ कि 10 से 12 लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया, राइट? डांडिया डांडिया खेलते हुए ऐसा कुछ सुनने में आया था। तो ये बात जब मैंने अपने फादर के सामने रखी कि कुछ लोग ऐसे थे गुजरात के अंदर कि उनको हार्ट अटैक आया या कार्डियक अरेस्ट आया उनको जब वो डांडिया खेल रहे थे। अब उनकी इंटरप्रिटेशन सुनिए क्या थी। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि वो कुछ लोग उनमें से ऐसे होंगे जो हार्ट के पेशेंट रहे होंगे, है ना? अब ऐसा ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि वो उनका बिलीफ है कि ऐसा हो सकता है। अब इसको एक पर्सन कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, राइट? इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। अगर एंग्जाइटी वाला से कैसे इंटरप्रेट करेगा, वो अपने ऊपर जनरलाइज करेगा, अरे आजकल हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, हो सकता है मेरे को हो जाए। सो इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि हाँ, आपका जो बिलीफ है, सो बेस्ड ऑन योर बिलीफ आप वैसे चीज को इंटरप्रेट करते हो, राइट? अब जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेकर, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो बिलीफ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी मैंने लर्न किया है एक्स वाई जेड, उसके बेसिस में ही मेरा ब्रेन चीज को इंटरप्रेट करेगा। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन गलत होती है चीजों को लेकर, डेफिनेटली इट लीड्स टू एंजाइटी, राइट? अगर किसी पर्सन के अंदर कोई डर है तो उसके बेसिस पर चीजों इंटरप्रेट करेगा। अगर एक पर्सन की लाइफ में एक के बाद एक इवेंट घटते गए, नेगेटिव 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 नेगेटिव, सेम रेस्पॉन्ड नेगेटिव 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 नेगेटिव, कंडीशनिंग नेगेटिव, बिलीफ नेगेटिव, इंटरप्रिटेशन नेगेटिव, राइट? तो कोई भी नेक्स्ट इंसिडेंट होगा तो वो उसको कैसे देखेगा, अरे यार ये मेरे साथ ना हो जाए, इतने लोग मर रहे हैं और मेरी डेथ ना हो जाए। सो इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स बेस्ड एंग्जाइटी। अगर आप गलत इंटरप्रेट करोगे आपकी एमिग्रेट करेगी, वरना पैनिक अटैक डायरेक्ट हिट कर रही है एक तरीके से। सो यहाँ पर क्या है, अगर आप लर्निंग को बढ़ा देते हैं इस तरीके से, जितनी लर्निंग करेंगे उतने न्यू कनेक्शन बनेंगे आपके ब्रेन के अंदर, जितने न्यू कनेक्शन बनेंगे आपके ब्रेन के अंदर तो उतने पास के बिलीफ आपके एक तरीके से कैसे होता है, टूटते जाते हैं। तो आप नए बिलीफ से आप चीज को इंटरप्रेट करते हैं। इसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी आपको चीजों को लेकर, बताइए। होगा यस सर, यस सर। सर जैसे कि अभी आपने बोला ना कि कहाँ 10 से 12 लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया था। अगर यही चीज आप 3 महीने पहले बोलते तो इधर ही हम बिस्तर पर पड़े होते सर। तो इतना तो खैर लर्निंग से हम लोगों को फायदा मिला है, क्योंकि आपको जैसी ये अगर वर्ड भी सुनने को मिल जाता है ना, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक, ये खाली एक वर्ड सुनने को मिल जाता है ना, तो आपकी एंजाइटी ऐसी ट्रिगर होती है ना कि आपको लगता है कि बस आपके साथ अभी ये होने वाला है। तो ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर डर बैठा हुआ है, ये सर निकला है, हमने सीबीटी दे दे के निकाला, और आगे भी इस पे काम करेंगे और अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे। जी सर। राइट, ठीक है। लाइफ में कॉन्शियस रहना कितना जरूरी है। आप देखिए, होता क्या है, मैं अगर आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारी थेरेपी है, ठीक है, एंग्जाइटी से बाहर आने की। लॉफिंग थेरेपी होती है, कई लोग लॉफिंग थेरेपी बोलते हैं, कई लोग सेल्फ टॉक थेरेपी बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप की सीबीटी थेरेपी है, ठीक है। इमोशनल जो भी इंटेलिजेंस वो भी थेरेपी है। तो सारी की सारी जो चीजें आपकी थेरेपी का पार्ट है।
लेकिन सबसे बड़ी जो थेरेपी है वो है अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा देना। जब हम बोलते हैं ना कि हम भूल रहे हैं, हमको लगता है कि आई एम आइडेंटिफाइंग विद माय थॉट्स एंड इमोशन। तो जब हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा देते हैं, या मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आना स्टार्ट कर देते हैं, वहां पर आप सेल्फ अवेयर है चीजों को लेकर, ठीक है। अपने थॉट आपको ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि केवल मैं थॉट सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, या मुझे एक तरीके से कोई बायोलॉजिकल इश्यू है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सो इट इज ऑल अबाउट आप कितना कॉन्शियस रह पाते हैं। जितना आप कॉन्शियस हैं चीजों को लेकर, आपके सामने सॉल्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है। उतना ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम के लिए। तो प्रेजेंट में रहना, अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं तो प्रेजेंट में रहना कितना जरूरी है। प्रेजेंट में रहने का मतलब ये है कि आपका जहाँ बॉडी है वहां पर आपका माइंड भी है। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी यहाँ पर, आपका माइंड कहीं और है, तो आप सामने कौन बैठा है आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे सामने इतनी सारी चीजें रखी पड़ी है, लेकिन मेरा ध्यान वहां पर है ही नहीं, तो वो मैं कैसे परसीव कर पाऊंगा। तो परसेप्शन के लिए अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट विदाउट अटेंशन यू कांट परसीव, ठीक है। आप परसीव नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में कॉन्शियस रहना, ऐसा नहीं कि केवल एंग्जाइटी वाले पर्सन को ही कॉन्शियस रहा जाए, आप कोई भी नॉर्मल पर्सन को भी कॉन्शियस रहना कितना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा माइंड होता है ऑटो पायलट मोड पे रहता है, बार 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 बार। अगर जितना ऑटो पायलट मोड पे हम जाएंगे, या जितना हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर पहली चीज तो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात ये कि माइंड जितना स्टिल रहेगा, जितना काम रहेगा, और उसमें जो अपने आप को बात बोलेंगे, तो या इमोशंस के साथ कोई बात को बोलेंगे, तो उतनी जल्दी आपके अंदर प्रोग्राम होती है। तो आपकी अकॉर्डिंग लाइफ में कॉन्शियस रहना कितना जरूरी है, कॉन्शियस रहना। कभी हम कुछ परसेंट कॉन्शियस रह पाते हैं, कुछ परसेंट कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं। जितना फुली कॉन्शियस रहना स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगा, राइट। हम जज नहीं करेंगे अपने आप को अदर से, या हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हमको सोशल एंग्जाइटी नहीं होगी। तो सेल्फ स्टीम आपका तभी बढ़ सकता है जब आप सेल्फ अवेयर हो पाएंगे खुद के लिए, राइट। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं सेल्फ अवेयर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लोग मुझे मेरे में कंपैरिजन आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों है। डाउटफुल रहते हैं चीजों को लेकर। सेल्फ डाउट वहां पर आता है जब आपका सेल्फ स्टीम डाउन होता है, सेल्फ डाउट आपके अंदर आएगा। सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम EQ का पार्ट बोलते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये सेल्फ अवेयरनेस का होना, ये कॉन्शियस होना कितना बड़ा रोल प्ले करता है, तो वैस जैसा हमें तो हर चीज में कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं होंगे तो अ, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। अब हमारे सामने कोई भी चीज रखी हुई है, हम यहाँ है ही नहीं, हम अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं तो एनजाइटी बढ़ रही है, या अपनी कोई भी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं तो एनजाइटी बढ़ रहा है। मतलब हम यहाँ बैठे हुए हैं और चीजें हमारे माइंड में इंडिया की घूम रही हैं, कॉन्शियस है ही नहीं सारा, और किसी भी चीज को लेकर अवेयर नहीं है। अब अवेयरनेस बढ़ गई तो सारी चीजें खत्म होने लगी, सारी चीजें सही होने लगी। हर चीज के लिए अवेयर हो गए, अपने थॉट के लिए अवेयर हो गए, और सिम्टम आ रहे हैं उसके लिए अवेयर हो गए। किसी भी चीज के लिए, यानी कि हर चीज के लिए अवेयर होना भी जरूरी है सर, ताकि आपकी एंजाइटी अप ना हो। और कॉन्शियस होना भी बहुत जरूरी है सर हर चीज के लिए। सर सबसे पहली चीज के आजकल तो सर हर तीसरे इंसान को एंजाइटी है, और बहुत लोग इससे परेशान भी हैं, और वो सही लर्निंग की तरफ नहीं जा पा रहे हैं सर। वो लर्निंग तो कर रहे हैं लेकिन सही लर्निंग की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। और उनको चाहिए कि वो किसी हमारे सर की वीडियो देखकर भी इस चीज से बाहर आ सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, आप सही लर्निंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप सर की ही साथ सेशन लें या सर के पास जाएं। और भी लोग हैं, लेकिन सही लर्निंग का होना जरूरी है। आप सही चीजें सीखें और समझे कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। और ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इससे बहुत आसानी से निकला जा सकता है अगर आप सही लर्निंग करेंगे तो। और अगर आप चाहिए तो सर की वीडियो देखकर भी इस चीज से निकल सकते हैं। और उस जब भी नहीं निकल पाए तो सर से सेशन लें, कोशिश करें कि सर से सेशन लेके इस चीज से निकल सकते हैं, और बहुत आसानी से निकल जाते हैं। बिल्कुल।
सेशन आप कहीं से भी लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ, अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है चीज़ों के लिए, ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ से निकलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, राइट? तो ये थे हमारे साथ थे ओवैस, जो सऊदी अरबिया में जॉब करते हैं और बेसिकली इंडिया से हैं। इनको कार्डोफोबिया था और 30 से 35 सिम्पटम्स थे, जो भी इन्होंने शेयर किया। इनकी लाइफ पहले से बहुत अच्छी है अब, और अभी भी अपने ऊपर काम करते हैं। काम करने का मतलब ये कि चीज़ों पे अवेयर रहते हैं चीज़ों के लिए, और इनका जो डर था कार्डोफोबिया का, वो अब नहीं है इनको। और थैंक यू सो मच ओएस, आपको जो भी न्यू लाइफ मिली है, आपने जो अपने ऊपर काम किया है और इस सिचुएशन से आप बाहर आए हैं कम से कम टाइम में, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है। दैट्स वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच तेजल यहाँ पर आने के लिए, माय और प्लेजर। पहले की तरह और तो ओवैस, थैंक यू सो मच। और जो भी व्यूअर्स यहाँ पर चैनल को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहले भी देखते आए हैं, यहाँ पर जो रियल में जो भी पर्सन एंग्जाइटी में जाता है, डिप्रेशन जाता है, वो अपनी लाइफ की जो स्टोरी एक तरीके से वो शेयर करते हैं हमारे साथ। और यहाँ पर और भी सारे वीडियोज हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं, और वो आपको मेरे लाइव चैनल पे मिलेंगे। इनका जो लाइव जो सेक्शन होता है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल सकते हैं वहाँ वीडियो जाके, उसको आप देखिए। और हाँ, बिल्कुल अपने ऊपर काम कीजिए, नेगेटिव मत रहिए, और ऐसे बार बार डिफरेंट चैनल पे जाके विजिट मत करिए, फॉलो करिए और अपने ऊपर काम कीजिए। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, जैसे इनको पड़ा हुआ है इसको। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर जो भी फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल के थ्रू। बाकी हम नेक्स्ट सीजन मिलते हैं, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नई रिकवरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हील योरसेल्फ। थैंक यू सो